क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले के लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को और नर्स्ट इक्वेशन फॉलोड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। नर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाए, रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अलग अलग मेटल्स हैं हमारे पास, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो उनको कंपेयर करने के लिए एक सीरीज़ बनाई गई है। सीरीज़ का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोड्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो बेटा, पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेकर चलते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब अलग अलग मेटल्स होते हैं हमारे पास और उन सब के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम एक सीरीज़ में अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो वो सीरीज़ जो बन जाती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहलाती है। अब इस सीरीज़ का बेनिफिट क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मतलब ये यूज़ कहाँ पर होगी? एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स। अब वो जो वैल्यूज़ निकल कर आ रही हैं हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उससे हम किसी भी मेटल को जज कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है या फिर रिड्यूसिंग हो सकता है। कैसे पता चलेगा? ग्रेटर इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतना ही वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। जितनी अच्छी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा, वो मेटल उतना ही अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर इसके अलावा अगर उसकी ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की पावर ज़्यादा होगी, मीन्स वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन क्या कहती है? टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिलेटिव एक्टिविटी का मतलब है कि एक के कंपैरिजन में दूसरा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है। ग्रेटर इज द ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, ग्रेटर इज इट्स रिएक्टिविटी। किसी की ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही ज़्यादा वो मेटल क्या कहलाएगा? रिएक्टिव। जैसे कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपसे पूछ लूँ, बेटा सोडियम की वैल्यू ज़्यादा है और जिंक की वैल्यू कम है, किसकी? ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की, तो मुझे बताइए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि किसकी ज़्यादा बताई थी मैंने आपको? सोडियम की। तो ऑब्वियसली सोडियम क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा। थर्ड एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है? टू प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। कोई रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसका फैसला भी हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हो सकता है। इफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज पॉजिटिव, अगर आपके सेल की ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आती है तो आपकी रिएक्शन कैसी मानी जाएगी? तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। सेकंड, इसका रिवर्स सिचुएशन होगी कि इफ ईएमएफ इज नेगेटिव, तो समझ ही गए होंगे आप, तो रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ अ सेल पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस, यानी खुद ब खुद प्रोसेस होने वाली। और अगर आपके सेल की वैल्यू ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपकी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। उसको कराने के लिए आपको कंटिन्यूसली उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। 11th क्लास में आती है ये गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी का यहाँ पर क्या रिलेशन है? देखिए बेटा, जब भी हम किसी सेल के बारे में बात करते हैं
तो हम सेल के बारे में क्या जानना चाहते हैं कि सेल हमको कितना वर्क डन करके देगा, कितना हमको इससे फ़ायदा हो सकता है मैक्सिमम। तो हमने ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि किसी भी सेल का वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, जब उसकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर। तो अगर हमें किसी सेल का वर्क डन जज करना है तो हमें उसकी गिब्स फ्री एनर्जी का पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखिए इसकी वैल्यू डिक्रीज है या इंक्रीज है ये हमें कौन बताएगा। अब हमने तो सिर्फ अभी क्या निकालना सीखा है, ईएमएफ निकालना सीखा है। तो हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ के बीच में जो हमको बता सके कि ईएमएफ की हेल्प से हम गिब्स फ्री एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ से फिर हम वर्क डन का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वी हैव डेल्टा आर जी नॉट, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन किसके बराबर होगी बेटा, ये होगी माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। नाउ व्हाट इज व्हाट इज एन। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू आउट द प्रोसेस। जो भी सेल हम पढ़ रहे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये होती है एन की वैल्यू। जैसे कि हमारे डेनियल सेल में एन की वैल्यू क्या थी, 2 थी। जिंक ने क्या किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे और कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, गेन किए थे। एफ है हमारा फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96500। ये वैल्यू आई कहाँ से है, इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे जब हम फैराडे लॉ को पढ़ेंगे। उसके बाद है ई नॉट ऑफ सेल, तो आप जानते ही हैं इसकी वैल्यू या तो आपको गिवन होगी या फिर आपको कैलकुलेट करनी होगी टू फाइंड गिब्स फ्री एनर्जी। अब इसी रिलेशन पर एक अच्छा सा एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले डेटा एनालिसिस करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। आपको एक रिएक्शन गिवन है। अब रिएक्शन की हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं या फिर दिए गए हैं। उसके बाद आपको ए नॉट ऑफ सेल गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है आपको, यानी केसी की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा आर जी नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा आर जी नॉट होता क्या है, अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। एन की वैल्यू क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लेन देन हो रहा है। देखिए आयोडीन ने ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन करे हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 आयोडीन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के या लूज करने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, I2 बन जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की लेन देन यहाँ पर हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू एफ की वैल्यू क्या होती है 96500। ए नॉट ऑफ सेल वी हैव गिवन 0.236। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 0.236 वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी। ये कुछ पॉइंट हटा देंगे, जीरोस यहाँ से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो हमारे पास आ जाती है जूल पर मोल। इसके बाद अब देखिए ये गिवन है जूल पर मोल में, अगर मैं इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करूंगी तो इट विल बिकम 45.548 समथिंग किलो जूल पर मोल। क्लियर है। जूल को क्या कर देंगे, किलो में कन्वर्ट कर देंगे, किलो जूल पर मोल कर देंगे। अब यहाँ से फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया है। अब बात करते हैं बेटा सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, देखिए हमने देखा था ए नॉट ऑफ सेल किसके बराबर होता था 0.0591 ओवर एन, इंटू में क्या आ जाएगा यहाँ पर लॉगरिथम के सी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जो जो चीज़ें हमें पता हैं एक बार हम उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ए नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या थी हमारे पास 0.236, एन की वैल्यू क्या थी 2। अगर इस 2 को मैं उधर भेज दूंगी तो ये 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को मैं अगर इधर ले आऊँगी तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगी लॉगरिथम के सी की वैल्यू आएगी। इन सब को सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो आती है वो आती है लगभग 8।
अब अगर मैं लॉगरिथम यहाँ से हटाना चाहूँ, लॉगरिथम को अगर दूसरी तरफ भेज देते हैं तो वो बेस 10 हो जाता है और पावर कहाँ चली जाती है, वैल्यू कहाँ चली जाती है, पावर में चली जाती है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी आएगी हमारी। क्लियर है? तो ये था हमारा एक अच्छा सा क्वेश्चन। 10⁸ लॉगरिथम की भी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ दैट वाज द क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। देखिए, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रोलिसिस हम किसको कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कोई भी आयनिक सॉल्यूशन हमारा एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज हो सकता है। वैसे हर एक आयनिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली कहेंगे किसको, जैसे यहाँ पर मैंने कोई सॉल्यूशन ले रखा है, इस सॉल्यूशन में से मैं कोई भी ग्रेफाइट या कार्बन की रोड पास करके इसको बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ, और अगर इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर सपोज इट इज़ अ AB टाइप ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, आयनिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि अगर NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी है, पास कराने पर Na पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया, इनका आयनिक क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और जो सॉल्यूशन ऐसा करने में कैपेबल है उसको नाम देंगे हम इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप तो क्या है, इनका आयनाइज होना, ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन इनटू आयंस, इसे हम कहते हैं बेटा प्राइमरी स्टेप। सेकेंडरी में क्या होगा, आयंस न्यूट्रलाइज देमसेल्फ एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब अब आयन तो हमेशा अपोजिट के पास भागते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये आपकी पॉजिटिव वाली रोड थी, तो यहाँ पर कौन सा आयन आएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव वाला आयन, अप्रोच करेगा इसको। अब नेगेटिव क्या कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाके खुद को न्यूट्रल कर लेगा। किसी को इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है तो वो रोड पर डिस्चार्ज कर देंगे, किसी को लेने की ज़रूरत है तो वो रोड से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। ठीक, तो ये सब करने के बाद आयंस क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और ये कैसा चेंज होता है, ये होता है सेकेंडरी चेंज। फाइन, अब ये तो था हमारा प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास कुल मिला के 2 लॉ हैं फैराडे के, और वो क्या हैं एक बारी देखते हैं, समझते हैं उनको। दैट व्हाट फैराडे सेज। फैराडे बेटा एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर 2 लॉ दिए थे हमको। फर्स्ट, फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखिए क्या होता है जब सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आयंस क्या करते हैं, अपनी अपनी इलेक्ट्रोड पर मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पर अब कोई इलेक्ट्रोड से कुछ ले रहा है तो वो इलेक्ट्रोड क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोड से मान के चलिए बार बार इलेक्ट्रॉन लेते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड यहाँ से क्या होगा, घटनी शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं लिबरेट होना। और अगर जाके इलेक्ट्रोड उस पर चिपक रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोड के ऊपर आयन चिपक के जा रहे हैं, उसी पर रह रहे हैं, तो आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, वेट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो भी मास है इसको मैं डिनोट कर रही हूँ W से, वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, W से। अब कितना मास किसी इलेक्ट्रोड पर लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा,
ये डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट में हम कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस पर डिपॉजिट होने वाले या फिर लिबरेट होने वाले वेट के। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है जो कि होता है z। z को क्या कहेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ। एफ इज फैराडे। अब ये फैराडे कहाँ से आया वो हमें अभी के अभी पता चलेगा। तो देखिए पहले एक बार इसको थोड़ा सा सॉर्टेड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि आप वेट फाइंड आउट कीजिए। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं पर फिर भी हम करेंगे कि वेट फाइंड आउट कीजिए किसी भी इलेक्ट्रोड का कितना डिपॉजिट हुआ है अगर हम उस पर इतना करंट पास करा रहे हैं। अब करंट की बात आ गई है, मान के चलिए आपको कह दिया कि 5 मिनट के लिए मैं 20 एम्पियर करंट जो है उसमें पास करा रही हूँ। टाइम आपको गिवन है, करंट आपको गिवन है, लेकिन चार्ज का जिक्र कहीं नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम चार्ज को चेंज कर लेंगे। चार्ज देखिए करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पास्ड इन अ गिवन टाइम। यहाँ से आप चार्ज की वैल्यू निकालिए, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी I इंटू में T। अब ये चार्ज की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, Z इंटू में I इंटू में T, ZIT, W इज इक्वल टू ZIT। तो हम दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो ये तो था हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ। अब बात आती है कि F क्या है, F कहाँ से आया है। फैराडे ने हमें बताया कि F जो क्या है उसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता क्या है। F होता है 1 फैराडे होता है बेटा अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज हो सकता है। देखिए एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर आपको चार्ज पता है, आप 1F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स होता है ना, इतना ही। अब इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, हमको चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। देखो 1 मोल पार्टिकल्स किसके इक्वल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। और ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तब हमारे पास आता है 96500 कूलम पर मोल, इतना चार्ज पर मोल। ये इसकी यूनिट्स हो जाएंगी। तो ये होती है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू। कैसे आई पता चल गया आपको अभी। अब हम बात करते हैं फैराडे की सेकंड लॉ के बारे में, जो कि बहुत मेजरली कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पता होना चाहिए। फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मैं किन्हीं 2 कंटेनर्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रोड्स को सेम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देती हूँ, यहाँ पर सेम सोर्स लगा है, जितना चार्ज इसमें जा रहा है उतना ही चार्ज इसमें जा रहा है। तो अब चार्ज जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर प्रेजेंट है, मास इलेक्ट्रोड का लिबरेट भी होगा, डिपॉजिट भी होगा, करेक्ट है। तो बेटा कितना लिबरेट होगा या कितना डिपॉजिट होगा, वो दोनों में बराबर होगा। जितना एक में होगा उतना ही दूसरे में होगा, यानी कि चार्ज दोनों में इक्वल जा रहा है। और अभी हमने पढ़ा कि जितना चार्ज पास किया जाता है उतना ही अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिट होता है या फिर क्या होता है, लिबरेट होता है। क्लियर है। तो ये हमें कहता है कि मान के चलिए अगर ये हमारी सिल्वर की रॉड्स थी, ये कॉपर की रॉड्स थी, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यानी कि दोनों का चीज़ें क्या चलेंगी, इक्विवेलेंस में चलेंगी। तो मेजरली कुछ नहीं है, इसको एक बार आराम से एनसीईआरटी से रीड करना, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी से नहीं तो आप प्रदीप से भी रीड कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा ईजी लैंग्वेज भी गिवन है। तो दीज वर द टॉपिक्स फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, उन पे क्या ही इफेक्ट पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।